So now we are live और participants ऐड होना शुरू हो गए. क्या मैसेज रखते थे 10 के बजाय 10:15 में हम डॉक्टर साहब आप ऑफिशियली सबको ग्रीट कर लें और उनको अनाउंस कर दें कि वेट फॉर लाइक 12 मिनट्स एंड वी विल स्टार्ट एट 10:15. Yeah, अस्सलाम वालेकुम everyone. We are live now and जैसे कि आप सबको पता है कि this is a mock exam for the intervention cardiology. We are facing some technical problem at the end of one of our moderator, which is known to everyone, Dr. Haseeb. वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हैं. उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वेट फॉर मी फॉर 15 मिनट्स. तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम अपने सेशन का ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली. तो जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है और हम इसी वजह से लाइव भी आए हैं ताकि आप लोगों के साथ ये कम्युनिकेट कर सकें कि हम इंशाल्लाह अभी 10 मिनट में अपना सेशन को जो है वो रन करेंगे. सो वेट फॉर लिटिल व्हाइल एंड इंशाल्लाह जैसे ही डॉक्टर हसीब हमें ज्वाइन करते हैं तो देन वी विल स्टार्ट. अच्छा इब्रार साहब एक सजेशन है कि ये ब्रोशर लाइक आप लोगों ने डिजाइन करवाया था इस सेशन को. एग्जैक्टली जी जी. इसको नेक्स्ट टाइम करें. बाकी सेशंस के लिए कार्डियोलॉजी के ऊपर से इंटरवेंशनल हटवा दें बिकॉज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक अलग प्रोग्राम अनाउंस्ड है. एफसीपीएस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी समथिंग एल्स. उसका स्टैंडर्ड भी डिफरेंट है. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद एफसीपीएस कार्डियोलॉजी कैंडिडेट्स. इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के कैंडिडेट्स और होते हैं और उनका लेवल भी और होगा. सो ये कंफ्यूजन आ रही है. ठीक है. डॉक्टर अब्दुल रहीम चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही. आई गेस कि इस वक्त मैं ही बोल रहा था. मैं थोड़ा सा बेहतर बोलता हूँ. तो अब्दुल रहीम साहब, डॉक्टर साहब आपने आप बताना है कि आवाज़ आपको बेहतर आ रही है. ओके. सो दिस मीन्स कि थोड़ा सा मैं ही लाइट बोल रहा था. टेक्निकल इशू नहीं है. आई शुड स्पीक लिटिल लाउडर. Dr. Tarla wants to say something. Please, can you write it in the chat box?
बोलो कि पाइप को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाए कि डग लग सके, इसका टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ये पूरा जब गैस भर जाएगी ना उसके बाद ये पाइप सीधे नहीं हो सकते, ये अभी हो सकते हैं, बाद में वो करने में क्रैक हो गैस लीक होने के चांस होते हैं। वो नीट करके नहीं सीधा पाइप डाल दीजिए, बुरा लग रहा है। Ji, Dr. Maria has raised hand. Can we know why? Okay, so we have luckily Dr. Haseeb Raza right now.
एंड डॉक्टर हसीब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर सबका आपका इंतज़ार कर रहे थे। वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। So without any delay, let me start with my punch line. जो मेरी पंच लाइन है ओपनिंग सेशन के लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ clinical examination for FCPS cardiology 2021. My name is Dr. Hasib Raza. I am clinical cardiologist and cardiac electrophysiologist. And today, with our near and dear speakers, we have arranged a mock examination for all of you with special focus on interventional cardiology. So first of all, I am going to introduce our first speaker, Dr. Arsan Masood Saab. Dr. Arsan Masood Saab is coronary and peripheral endovascular interventionist. He is currently working as Associate Professor of Cardiology at Jinnah Hospital, Lahore, and he is also examiner for the FCPS cardiology. So I hope that his material will be very important. And after him, we have our second speaker, Dr. Noor Dastagir. Dr. Noor is MRCP and FCPS cardiology. He is also coronary and peripheral interventional cardiologist. He is the member of American College of Cardiology as well, and he is currently working as assistant professor of cardiology at Jinnah Hospital, Lahore. So, Assalamu alaikum to both of our speakers, and I will request Dr. Arslan to please start the mock exam. So the pattern is we will give 2 minutes to the candidates. I hope कि उनके हाथ में पेन और पेपर होगा अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और 2 मिनट्स देने के बाद 1 मिनट जो है वो स्पीकर लेंगे जो भी फाइंडिंग्स हैं और जो भी आंसर हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. So for each station we will have 3 minutes, और इसी तरह ये cycle जो है ना repeat होता रहेगा. I will keep an eye on the timing as well. So Dr. Arslan, please, over to you. Okay. Thank you, Dr. Asif. Thanks for giving us, like me and Dr. Noor, the opportunity to address all these sweet candidates for FCPS cardiology. एक थोड़ा सा confusion ये है कि are we going to encourage the candidates to write down in chat boxes any questions, or should we take them towards the end? किस तरह चलेगा? सर इसमें ये है कि we have decided कि हम question answer direct नहीं ले रहे हैं उनसे. We are just going to show them एक टेस्ट देना चाह रहे हैं कि इस तरह से फीलिंग आती है रियल एग्जामिनेशन के अंदर. तो अगर कोई चैट बॉक्स में सवाल का जवाब देगा तो हमें आइडिया ये हो जाता है कि कितने लोग ने पिक किया है, कितनी परसेंटेज है वो पिक करिए सही तरीके से. और अगर मुझे ये लगेगा कि बहुत ही गलत जवाब आ रहे हैं तो मैं खुद आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आप उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें. So after I show the video, फौरन आप जवाब देंगे. ओके हम थोड़ा सा इनको टाइम देंगे कि दे आर सपोज्ड टू राइट डाउन द आंसर्स इन चैट बॉक्स. जी जी 2 मिनट्स क्लिप चलता रहेगा और ये अपना जवाब लिखते रहेंगे, और 1 मिनट जो है वो फिर आपके पास होगा कि आप उनको बताएंगे असल जवाब क्या है और क्या चीज़ है जो आपको पिक करनी चाहिए थी इसके अंदर. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट एनी फर्दर डिलेस. सो आई होप यू गाइस कैन look at my slides. जी नजर आ रही है? डिस्प्ले हो गया? जी जी ओके जी डिस्प्ले हो गया. So let's go ahead with the first video clip. This is coronary angiogram of a patient with unstable angina. The questions are: recognize the abnormality in this video, what important workup is required in this case, and what are the potential complications of this condition. Okay जी, so your time starts now. जैसे 2 मिनट्स होंगे डॉक्टर असलान मैं आपको बता दूंगा, फिर आप काइंडली इसकी ये जो आंसर हैं जो फाइंडिंग्स वो फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. डॉक्टर सी थोड़ा गाइड कीजिएगा, इस वक्त मुझे चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा. ओके इब्रार काइंडली इसको देखिएगा. जी आप अपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टूल सारे शो हो जाएंगे, या ऊपर आपको आ रहा होगा एट द टॉप ऑफ द जो टूल बॉक्स है एट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स वाले को खोलना है, चैट वाला नहीं आ रहा. चैट वाले को खोलेंगे. ओके गॉट इट. जी
30-second left. Two-minute up. G. Dr. Aslan, please. So these are the answers. Obviously, this is alveolar view or spider view of left system, left cornea angiogram. And here you can see the focal outpouchings. These are cornea artery aneurysms. I would not like to call them ectasia. The generalized dilations nahi hai. They are circumscribed, discrete dilations of proximal circumflex and proximal left anterior descending artery. So these are cornea aneurysms, and the workup is required for connective tissue diseases, like rightly said by one of our colleagues, Kawasaki, or some other cornea abnormality as well. And the potential complications are obviously cornea ischemia, may lead to infarction, and these aneurysms may at times rupture as well, leading to tamponade and even sudden death. Let's move on to the next video. This is angio of a patient with history of myocardial infarction 3 weeks back. You have to point out two important angiographic findings in this video clip and list down the potential complications of this condition. So your time starts now. One minute left. Two-minute up. G. Dr. Aslan. Ji. Dr. C, can you guys look at the cursor moving over the window or not? Cursor नजर आता है इसका move करूँ? जी बिल्कुल move होता है, cursor नजर आ रहा है. Okay, so this is left ventricular angiogram being carried out, and the obvious findings are severe left ventricular dysfunction, and the enteroapical area is rather dyskinetic, and the apex is occupied by something, resulting in the blunting of this LV cavity. So this is a large plot sitting here in the setting of severe left ventricular dysfunction and apical dyskinesia. So the answers are severe left ventricular dysfunction, large LV clot, and the potential complications are embolization, cardiac failure. Let's move on to the next video. So this is angiography of a patient with recent acute coronary syndrome, and you have to enlist the important findings in this video. Your time starts now.
डॉक्टर असलान बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है आपकी। इस तरह के केसेस मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी इतने नीट एंड क्लीन इमेजेस। वैसे कोशिश करके जिस स्टैंडर्ड पे एग्जाम में आता है यूजुअली वही स्टैंडर्ड मीट करने की कोशिश की है। ज़बरदस्त। 1 minute up। टू मिनट अप। जी डॉक्टर असलान। So, this is an angiogram of a patient who has got anomalous region of left anterior descending artery and circumflex artery, both rising from the ostial segment of right coronary artery. You can see when we engage the right coronary artery, LED is rising just after the origin of RCA, so it is actually rising out of RCA. It's going up and then coming down again, and it looks like free of any disease except the mild luminal diffuse narrowing in the distal segment. Now this one is circumflex artery. The non-dominant circumflex artery is showing severe proximal stenosis here. And this middle vessel is right coronary artery, dominant vessel. Dominant right coronary artery shows mild disease in the mid, but the important finding is this one. Severe distal stenosis of, you can say, right coronary artery or posterior descending artery, PDA. So the answers are anomalous regions of left anterior descending and circumflex from right RCA ostium. And there is severe stenosis of proximal circumflex artery and a severe stenosis of distal right coronary artery or PDA. और इसमें क्वेश्चन आपको पता है कॉमन ये आ सकते हैं कि पेशेंट नीड फॉर malignant कोर्स और नॉट, इस तरह के क्वेश्चन आपको गाइडलाइन में 2-3 जो है इंडिकेशंस फॉर सर्जरी वो आपको आनी चाहिए। डॉक्टर असलान, इसमें हम स्पेसिफिकली ये मेंशन करने की ज़रूरत है लेफ्ट मेन स्टेम के बारे में कि लेफ्ट मेन स्टेम एब्सेंट है, या कमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है? बस छोड़ दें उसको, नहीं ज़रूरत तो छोड़ दें। देखें लेफ्ट में तो अराइज हो ही नहीं रही ना, दोनों सेपरेट अराइज हो रही हैं। अगर लेफ्ट में अराइज हो रही होती तो जरूर उसको मेंशन करते। तो इसकी डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही बनी थी कि बोथ वेसल्स आर सेपरेटली अराइजिंग फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी, एब्सेंट ही है लेफ्ट में, कह भी सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। So let's move on to the next video. This is case of a patient with recent car accident. Now, candidate septural, what is the diagnosis on this cath and what are the management options? Okay, so your time starts now. One minute up.
So accidentally the answers has been displayed. मैं इसको pause करने की कोशिश कर रहा था. No big deal. Okay, We are so all 2 minutes preparing for already the exam. हो चुके हैं. 2 minutes जी. already हो चुके हैं. So as pointed out by one of our colleagues, I was trying to pause this video at the right spot, and it looks like I was successful. So this is a pig aortogram being carried out with the pigtail catheter. जब भी आप aortogram देखें तो you have to look carefully at the convexity of aorta. You must find 3 great vessels arising from it, 1, 2 and 3. अब ये anatomy ऐसे ही याद रखनी है. The first one is the larger one. It's called innominate or brachiocephalic, which in turn divides into right common carotid and right subclavian artery, right? उसके बाद the second great artery that rises out of aorta is left common carotid vessel, and the third one is left subclavian artery. एक तो ये देख लेना है कि ये तीनों राइज हो रही हैं. कभी कभी ये ब्रेकोस्फेलिक के दोनों जो ब्रांचेस हैं अलग अलग भी राइज हो सकती हैं, और कुछ और भी बोवेन आर्च भी हो सकती है, और भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं. तो जब ये एओर्टोग्राम आ रहा हो तो एक तो ये तो जरूर देखेंगे कैन यू फाइंड द 3 ग्रेट आर्टरीज एट देयर एक्सपेक्टेड प्लेसेस और नॉट. उसके बाद द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन दिस वेरी वीडियो वाज this point of leakage at the beginning of descending aorta. This spot, the joining of arch of aorta and descending aorta, is notorious for injury in car accidents involving the car driver actually. So क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील इंजरी, समथिंग इस तरह का कुछ कहते हैं. जब भी इम्पैक्ट आता है स्टीयरिंग व्हील के साथ, या जब भी कोई डिसलेरेशन इंजरी आए, बेल्ट इंजरी में भी ऐसा होता है कि तो दिस इज द वीकेस्ट स्पॉट at the junction of this arch of aorta and descending aorta. यहाँ पे aorta is vulnerable to get ruptured. वही इस पेशेंट के साथ हुआ. There is a small punched out defect in the aorta and the blood is leaking out in this cavity. This looks like a cavity found of aortic adventitia or connective tissue. और ये aortic aneurysm तो है, लेकिन aneurysm का कह के जान छूटेगी नहीं आपकी. You have to specify whether it is a pseudo aneurysm or a true aneurysm. So जब भी आपको इस तरह का कोई होल मिले किसी भी कैविटी में, नैरो नेक हो, तो थिंक ऑफ सूडो एन्यूरिज्म. ट्रू एन्यूरिज्म में सारी वॉल्स आती हैं. जब सारी वॉल्स आती हैं तो एक फ्यूजिफॉर्म से डायलेशन हुआ करती है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, कोई आर्टरी हो, एओर्टा हो. जब भी इस तरह की कोई लीकेज आपको नजर आएगी, एक पंच आउट होल नजर आएगा, यू शुड थिंक ऑफ अ सूडो एन्यूरिज्म. सो मैं इसको दोबारा प्ले कर रहा हूँ, इसको रनिंग में देखें. You can see here there looks like a small punched out effect or a hole through which blood is leaking in this cavity. So this is a pseudoaneurysm of aorta due to steering wheel injury, and the options are either surgical correction or stent graft. TVAR means thoracic endovascular aortic repair. EVAR होता है जैसे abdominal endovascular aortic repair. जब thoracic aorta की percutaneous repair बोल लें तो उसको TVAR बोल देते हैं. So let's move on to the next one. A question: can we call this concealed rupture? Yes, you can call it concealed rupture as well. So the next video is coming up. It is a catheterization of a patient with complaints of severe chest pain. And what are the important findings and what is the treatment of choice for this guy? Let's have a look at the angiogram. So your time starts now. One minute up.
2 minute up. जी Dr. Aslan. Okay. Let me try and pause this video at the right spot. Okay. So this one again is an aortogram carried out with a pictal catheter from femoral root. So now the key is again to look for the 3 great vessels that should be rising from the arch of aorta. Here you can see you can find 2 great vessels rising from aorta. One is this one, and the second one is this one. तो जब भी आपको थर्ड वन ना मिल रही हो, आइदर वो कोई एनॉमलस रीजन होगी या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हुई हो या कोई ओक्लूजन हुई हो, तो थोड़ा सा आप गौर करें तो चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करें. ये जो वेसल नज़र आ रही है, द फर्स्ट बिग वेसल, ये भी इधर से स्टीनोज है. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज when you try to concentrate कि इसका ascending aorta कैसा है, तो there is like a curtain hanging here, जैसे एक पर्दा आ गया है ascending aorta में, वो पूरा ascending aorta नजर नहीं आ रहा. अब जरा दोबारा से इसको रनिंग में देखें आप लोग. So this is actually a case of ascending aortic dissection. This line shows the dissection flap, और उस dissection flap ने इसको great arteries को involve कर लिया है. It has partially compromised the brachiocephalic trunk, and it has led to complete occlusion of left common carotid artery. Here the left subclavian is okay. The brachiocephalic is partially compromised, and we cannot visualize left common carotid artery. So this is a case of type A aortic dissection leading to compromise of great vessels, cerebral vessels. Let me show you the answers here. ये थोड़ी सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रख के मैंने खुद ही रखी थी, जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर. डोंट गेट पिस्ड ऑफ कि ये किस तरह का चलेगा एग्जाम में. यूजुअली ऐसे हों तो कोई 40 स्टेशन में से 4 एट मैक्स 5 इस तरह के इस लेवल के होते हैं, यूजुअली आपके रूटीन लेवल के होते हैं. बट once you get along the difficult stuff during your preparatory sessions, it helps you to find out the correct finding in the real exam scenario. So the answers were ascending aortic dissection, arterial compromise of innominate or brachiocephalic, and left common carotid artery. And the answer is surgical repair or replacement of ascending aorta. Let's move. So the clip number 6 is up. This clip was recorded during a PCA for patient. What are the important findings in this one? So your time starts now. One minute up. Two minute up. जी Dr. Aslan.
So this very video, I don't find any reason to pause it. So let it go side by side. अच्छा इसमें important चीजें क्या हैं? You can see a wire, most likely a wire in the corny vessel and an inflated balloon plus this pictal catheter. Now look at this pictal catheter. थोड़ा सा makeup करने की कोशिश करें कि pictal catheter कहाँ पड़ा हुआ है. So during angiogram pictal आपको कहाँ मिल सकता है? Like most commonly तो आपको left ventricle में मिलता है, left ventricular angiogram के वक्त, लेकिन उस in that scenario pigtail is coming somewhere from here ना, या femoral root से ऐसे आ रहा होता है या radial root से ऐसे आ रहा होता है. This pictal catheter is coming from nowhere this side. देखें patient के बाहर से कहीं से आ रहा है, किसी vessel में से गुजर के नहीं आ रहा. दूसरा पिक्टल की हमने पोजीशन पीछे देखी थी एओटोग्राम वाली, ये वो वाली भी रूट नहीं बनता. So this pictal catheter is coming from nowhere, from the lateral side, and then you can see these shadows. These are stains in the pericardium, and then some coronary procedure is being carried out. So all this makes a perfect scenario of emergency pericardiocentesis being carried out in a case of coronary perforation. So retrospect में जैसे आप कहते हैं कि what is the management of coronary perforation, जब आप मैनेज कर लेते हैं तो आपको ऐसी पिक्चर मिलती है. So whenever you guys encounter coronary perforation, the first and important step is to carry out balloon tamponade. You just inflate a balloon at the site of the leakage. So उससे क्या होगा कि आपको वायर भी नजर आ रही होगी, balloon भी नजर आ रहा होगा, and then if required, a pictal catheter has to be inserted in the pericardial space. In pericardial space में थोड़ा सा आपको dye का stain मिलता है. This dye stain comes either from the extravasation of dye from the coronary vessel or through some wisp of injection by the operator just to confirm that the pictal is in the pericardial space. So this is a case of coronary perforation which is being managed with emergency pericardiocentesis. And here are the answers. Pictal catheter in the pericardial space and inflated coronary balloon in a coronary vessel, balloon tamponade. Next, move on to the next slide. Clip 7. So if for this clip, you have to recognize the abnormality and what are the potential complications of this condition. Let's see. The time starts now. One minute up. Two minute up. Ji, Dr. Aslan. So this video clip is very similar to the one that we encountered for like 2 to 3 cases back. That one of aortic pseudoaneurysm. Again, if you find a hole or a window in a cavity through which blood is leaking out and getting collected in another cavity or circumferential space, think of pseudoaneurysm. So this one is left ventricular angiogram performed in a case who has got in a patient who has got a pseudoaneurysm of left ventricle.
And this time, this pseudoaneurysm is contained by pericardial space with some connective tissue. Actual pericardial space ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रू पेरिकार्डियम में जा रहा हो तो फिर सर्कमसाइड पूरा इसको सराउंड करेगा हार्ट को और टेम्पोनार्ड में ले जाएगा स्फीयर में. Since this is being collected on one side, this patient is still surviving, वरना इतना जिंदा ही ना बचता कि हमें मिल सकता. So इसकी complication भी सबको पता ही है, easy सी. So answers are left ventricular pseudoaneurysm and the complications are embolic complications. इसमें clot बन के embolize हो सकता है. Ischemia, rupture, tamponade and death. Sorry, I forgot to mention that. Death भी इसकी great complication. So with this, I am done with my collection of clips and I will hand over the session to Dr. Haseeb and Noor Jasir to carry on with you guys. जी डॉक्टर. थैंक यू सो मच डॉक्टर असलान. सबसे पहले तो बहुत 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 ही शुक्रिया. ये जो कलेक्शन आपने पता नहीं कहाँ से जमा किया और कहाँ से पेशेंट आप इकट्ठे करते हैं, और इस तरह मतलब अब ये जो लास्ट क्लिप आपने दिखाया है एन्यूरिज्म वाला, यूजुअली वी डू नॉट गो फॉर एलवी एंजियोग्राम टू लुक फॉर सूडो एन्यूरिज्म. बस वो एको पे ही नजर आ जाता है और बात वहीं पे ही क्लोज हो जाती है. वी ऑल नो दिस, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है हमारे यहाँ वार्ड्स के अंदर, इस पे बात खत्म हो जाती है. बट आई थिंक इसके लिए भी जिगरा चाहिए, ऐसे पेशेंट्स को आप लेके जाएं और इतना जाएं. इस तरह की वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं जब ऑपरेटर को पता नहीं होता कि कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और इंसिडेंटली ये फाइंडिंग्स आ जाती हैं. लाइक द वन टाइप ए एरोटिक डिसेक्शन, जब भी हमें पता हो तो एक टेक होम मैसेज जरूर सारे कैंडिडेट्स के लिए कि जब टाइप ए डिसेक्शन हो तो ये काम नहीं किया जाता जो किया गया है यहाँ पे. यू डोंट गो फॉर एरोटोग्राम्स, इन्वेसिव एरोटोग्राम्स, बिकॉज द कैस्टर्स में इंक्रीज द डैमेज और टेबल डेथ हो सकती है. ये तो इंसिडेंटल कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जो कि सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते. डिसेक्शन का पेशेंट था, उसको एसीएस बना के तो उसका एंजियोग्राम करने चले गए और फिर कॉर्निया एंगेज ना हो रही हो तो यू कैरी आउट एरोटोग्राम एंड फाइंड द ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन एंड यू जस्ट देन रन अवे फ्रॉम दैट. इस तरह एलवी एंजियोग्राम भी अगर पता हो कि इस तरह का सूडोएन्यूरिज्म है तो कोई ज़रूरत नहीं है कैद करने की. ये सारी इंसिडेंटल ऐसी मिल गई होती हैं कभी ना कभी. ग्रेट. और सबसे अच्छी बात है कि फिर उनको आप संभाल के रख लेते हैं टू शो योर जूनियर्स एंड कैंडिडेट्स के भाई ये देख लो ऐसे भी होता है. क्योंकि अगर उन्होंने एक चीज़ पहले से देखी होगी, कल को उनके प्रैक्टिस में जब इस तरह की चीज़ इंसिडेंटली सामने आएगी तो फ़ौरन पिकअप कर लेंगे, परेशान नहीं होंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो लास्ट जो आपने रिकॉर्ड करवाया था सेशन लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था ऑन द बेसिस एंजियोग्राफी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्स आपकी तरफ से मैं लेता रहता हूँ सारे पाकिस्तान से. तो उन्होंने कहा अभी दोबारा हो सकता है. मैंने कहा दोबारा मुझे ही नहीं पता क्या बच गया उसमें ऐड करने के लिए. सब कुछ तो डॉक्टर असलान ने बता दिया था उस सेशन के अंदर. बट मैं डॉक्टर असलान से बात करूँ, कभी मौका मिला तो दोबारा एक सेशन थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन उसका अगर हो सके. डॉक्टर साहब आप देख लीजिएगा कि हमारे पास न्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं. जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन्होंने शायद अटेंड ना किया हो, तो इफ पीपल वुड लाइक टू अटेंड इट अगेन तो हम किसी वक्त उसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं. बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी मेहनत करके सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह. हैट्स ऑफ सर थैंक यू सो मच. एक्चुअली वी आर फॉलोइंग यू. मैंने खुद आपकी क्लासेस अटेंड कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एग्जाम पास किए हैं, तो बस जो आपको देखे वही हम करें आगे. सो सिंपल एज दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इफ़ यू हैव टाइम आप प्लीज़ हमारे से कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप जस्ट वांट. हाँ इफ यू, बस ठीक है, ज़बरदस्त. डॉक्टर नूर हमारे साथ हैं इस वक्त. जी बिल्कुल सर, विदाउट एनी डिले ओवर टू यू. चले जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर असलान. बल्कि ये उल्टी होनी थी, पहले मैंने करनी थी और फिर उन्होंने करनी थी. आपने हाईटेक काम सारा पहले करा दिया है और अब मेरी एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है. बेसिकली ये है कि आई विल लाइक ऑलवेज, क्योंकि एग्जाम सेशन है बेसिकली, तो मेरी कोशिश ये होती है कि फोकस करूँ उन टॉपिक्स पे, उन स्टेशंस पे जो कि एग्जाम में जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी. स्क्रीन नज़र आ रही है. चले. सो बेसिकली आई हैव 7 स्टेशंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था. 7 डॉक्टर असलान कर लेंगे, 7 मैं कर लूँगा. सो मेरी कोशिश यही थी कि टू पिक आउट स्टेशंस जो कि जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिनकी जो पहले भी एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं एंड बहुत हाईटेक शायद नहीं है बट पॉसिबली जो FCPS कार्डियोलॉजी के एग्ज़ाम में स्टेशंस आते हैं तो उसमें चूँकि हम थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेशन क्लास ले रहे हैं तो जस्ट टेक 2 मिनट्स सबके एंड आई जस्ट वांट टू ब्रीफ एवरीवन बिकॉज आई फील कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद ये बड़ी एक चीज़ फील की थी कि
जब आप एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा सा अननोन होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं. सो जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम, आपके जो टॉक्स डे पे है, यू विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. वन ग्रुप जो है आपके स्टैटिक सेशंस के लिए चला जाएगा, एंड वन ग्रुप विल गो टू योर दिस वीडियो सेक्शन, जहाँ पे आपको 10 स्टेशंस एको के दिखाए जाएंगे और 10 जो हैं वो एनजीओ के दिखाए जाएंगे. तो आज हम जैसे एनजीओ कवर करें, सो यू विल बी जस्ट सिटिंग, एंड आपके सामने जो है वो मल्टीमीडिया के ऊपर ही स्टेशंस जो हैं वो एक चलेगा. you'll have to write your answers and then just drop it in the bin, and उसके बाद next जो है स्टेशन इसी तरह चलता जाएगा. So just to give you an overview on exam day क्या होगा and how it's going to be. आगे तो जो आएगा सो आएगा. So ये कि when you go, just write your names and your all your information on your papers पहले ही, so that I know a lot of people जिन्होंने ये भी गलती की है कि they ended up writing their names and filling their sheets जब वो actually stations का time चल रहा था. And it's ऐसा होता है कि इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन कि वो 3 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें आ भी रही होती हैं. अगर आप अपने घर पे बैठे होते हैं या आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं, अपने हॉस्पिटल में बैठे होते, तो शायद आप वो बड़ा अच्छा आंसर कर रहे होते, लेकिन वहाँ जब उस 2-3 मिनट्स के अंदर ये सब करना होता है तो आप शायद नहीं हो पाता. तो यू शुड ट्राई टू सेव टाइम वेर एवर यू कैन. तो अपने पहले सारा डेटा, अपने नाम, सारा कुछ पहले से लिख के रखें, सो दैट जैसी स्टेशन चले जस्ट लुक एट इट एंड स्टार्ट आंसरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि हम बेसिकली थोड़ा सा डी ट्रैक और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब स्टेशन आता है, और हमें आता भी होता है. वी डोंट फोकस कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछें, हम कोई और ही चीज़ें लिखना स्टार्ट हो जाते हैं. जस्ट फोकस कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, उसके मार्क्स कितने हैं. वो मतलब एक आपको फॉर एग्जांपल आपने पिक कर लिया ऑटो डिसेक्शन का केस है, और अगर आप उसके बाकी क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाते तो आपको शायद 3 मार्क्स मिले 10 में से ऑफ अ स्टेशन जो आपको लग रहा था कि आपको आता है. सो जब भी आप तैयारी करते हैं तो कोशिश करें उस चीज़ के बाकी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं, या आपके पीयर्स, आपके कॉलीग्स, आपके सीनियर्स जो भी आपसे डिस्कस करते हैं. सो ट्राई टू इमेजिन कि अगर आपको ये स्टेशन आया तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और उनको आंसर करने की कोशिश करें ऑलरेडी, सो दैट व्हेन यू नो कि एरोटिक डिसेक्शन का केस आ रहा है तो यू नो कि इसकी स्टैंडफोर्ड टाइप्स क्या हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है, मोर्टालिटी क्या हो सकती है, ऑल दीज थिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉक्स को लेके. सो हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा ये होती है कि कोई हम 10,000 मटेरियल देख लें और उसको बस पिक करते जाएं, लेकिन दैट जस्ट ब्रिंग्स होम 2 और 3 मार्क्स आउट ऑफ 10. सो प्लीज़ वो जो आखिरी 7 मार्क्स हैं उनको लेने की भी कोशिश करें. So I think with that, let's start our session from here. So this is the first station. We have a 56-year-old man who is presented with chest pain, which we have labeled as an unstable angina. His cardiac markers were negative. And this is the angiogram that is available to us. Okay, so the time starts now. This guy is a known case of ischemic heart disease, पहले से ही. And he's our regular patient and has come up again with some chest pain. So the questions here are, okay, what are the findings and what is the diagnosis and what is the management? No. One minute up. I'd also want to encourage कि अगर आप लोग chat box में लिखना चाहते हैं तो whoever wants to should write that, so that थोड़ा सा idea मुझे भी हो जाए कि आप कितने लोग pick कर रहे हैं and how much needs to be focused on the explanations. सिंपल डायग्नोसिस ही कम से कम लिख दें अगर आप सारा नहीं आंसर कर पाते तो, so that I know कि if you've picked this or not.
2 मिनट अप जी। डॉक्टर नूर प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्लिप को, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट फाइंडिंग्स में ये तो ज़रूर बच्चे लिख कर आएँ क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ये है, so this is a coronary angiogram. Obviously, I told you कि जी we have this is a known case of ischemic heart disease, and now he's come up with some chest pain, drops are negative and everything. So आपको basically एक angiogram दिखाया जिसमें cranial view है. Cranial view obviously we can identify कि जो vessel हमें नजर आ रही है, this is LED, and this is some sort of shadowing that जो हमें नजर आ रही है. I don't know if you can appreciate across this platform. Dr. Seeb, आप एक are you able to identify this जहाँ पे मेरा मार्क है अभी? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। So basically if you can identify कि ये क्या shadow एक नज़र आ रहा है, तो this is basically a stent, and उस stent में से जो obvious चीज़ है stenosis, तो I'm sure कि आप लोग FCPS cardiology एग्जाम दे रहे हैं, so there's not a big thing कि आप ये pick कर सकते हैं कि obviously यहाँ पे एक stenosis है obviously, but जिसमें काम की चीज़ आपसे पूछनी थी वो ये थी कि यहाँ पे एक stent है obviously. सो एसेंशियली अगर आप मुझे ये बता देते कि इट्स कॉर्नरी एंजियोग्राम, जो क्रेनियल व्यू नज़र आ रहा है, एलईडी नज़र आ रही है, इसमें जो खास नोटेबल चीज़ है वो ये है कि एक स्टेंट है जो कि प्रॉक्सिमली प्लेस्ड है और उसके अंदर आईएसआर है. सो फाइंडिंग्स बेसिकली ये रही, और डायगनल की थोड़ी सी डिजीज़ के बारे में बताए थे. मे बी हम इसका नंबर रखते, मे बी ना रखते, या सारा फोकस आईएसआर के ऊपर ही होता, और आईएसआर की आप मुझे टाइप बता देते तो उसका भी शायद एडिशनल नंबर रखा होता. सो कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस बड़े ऑब्वियस होते हैं, लाइक इसमें अगर आपसे टाइप पूछ लेते तो शायद इट वुड हैव गिवन अवे कि जी आईएसआर ही पूछना चाह रहे हैं, तो शायद इसमें एक हिडन मार्क रखा होता है, कि आप आईएसआर की टाइप भी बताएं. मे बी ना होता, मे बी होता, इट ऑल डिपेंड्स. सो इट्स बेटर कि अगर आप पिक करें इसको आईएसआर तो आगे टाइप भी लिख दें. एंड ऑब्वियसली जो इसकी मैनेजमेंट है वो हमने सारी बतानी है. सो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा होता है अगर ये इंटरेक्टिव हो सकता है सेशन, बट इसको इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम जो है पूरी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास आईएसआर आता है, सो वी हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस व्हिच रेंज फ्रॉम, डिपेंड्स अपॉन कि आईएसआर फोकल है या आईएसआर डिफ्यूज है, और उसमें फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि सिंपल बलूनिंग कर सकते हैं. दैट्स नॉट वेरी इफेक्टिव. उससे बेहतर है कि हम ड्रग इल्यूटिंग बलून जो है उससे एक जितनी स्टेंट की लेंथ है, जितना हमारा स्टेनोसिस है, उतनी ही लेंथ का एक ड्रग इल्यूटिंग बलून ले लें और उससे इन्फ्लेशन करते हैं. सो दैट वर्क्स आउट प्रीटी वेल. और अगर वो भी नहीं हमारे पास है, या फोकल ऑप्शन है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वी कैन प्लेस अनदर स्टेंट, और उसमें फिर हम कोशिश करते हैं दैट वी टेक अ स्टेंट जिसमें फ़र्क ड्रग हो. अगर आपने रोलिमस इल्यूटिंग लिया हुआ स्टेंट तो मे बी टेक ज़िटोरोलिमस इल्यूटिंग ना हो, या अगर इट्स द अदर वे अराउंड, या अगर पुराना स्टेंट को डला हुआ है पैक्लीटैक्सेल या कुछ तरह की चीज़ है, तो देन टेक अ न्यूअर जिसमें एवरोलिमस है या नोवोलिमस है, ऐसा हमारा अदर ड्रग जो है उसका आप स्टेंट ले लें, तो दैट्स रिकमेंडेड. सो दैट्स इट. सो ये है कि this is for this session, this station, or if I think that's about it. तो इसमें if there are any questions तो वो आप बेशक जो है वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं, एंड जितने भी ये 7 स्टेशन हो जाते हैं तो उसके बाद I'll go over them, and if there are any queries so I'll try to answer them. So moving on to our next station. I wasn't sure कि आपको ये इसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छा नजर आएगा नहीं. So I've placed 2 slides, scenario same है, they're basically of the same thing, so I'll show both of them to you. We have a patient who's presented with inferior wall myocardial infarction, and during the coronary angio, while we were doing it, the patient suddenly became uncomfortable and started sweating, and this is what we saw while we doing the angiogram. So obviously Time I know starts now. So obviously I know what I'm showing you, but I'm not exactly sure because इसमें जो finding है वो थोड़ी बहुत quickly नजर आ रही है. So just see this slide for 30 seconds. I'm going to show you the next one. So basically they're the same thing. वो बस different vessel के साथ हमें नजर आ रहा है phenomena, और ये इस vessel के साथ आ रहा है. So your questions are, what are the findings, what is the diagnosis, and what is the management? So I'm switching over the slide now. तो essentially सेम ही चीज जो है वो दिखाई हुई है दोनों स्लाइड्स के अंदर.
So I just want you to pick that what's going on here. What are the findings? What is the diagnosis? What is the management? The thing in question is the same in both vessels. So 1 minute up. Two minute up. जी डॉक्टर अरुण. so basically इसमें जो हमने फिनोमेना दिखाया हुआ है बेसिकली फेमरल रूट से कॉर्नरी एंजियो हुई भी थी एंड ठीक है अगर आप कैथेटर के बारे में भी लिख दें कि जुटकिंस राइट से मोस्ट प्रोबब्ली कॉर्नरी ऑस्टिया एंगेज हुआ हुआ है एंड इसमें जो हमें मेन फाइंडिंग नज़र आ रही है वो ये है कि लेट मी पॉज इट एंड शो इट टू यू कि अगर आप इसे स्लो मोशन में देखें सो यू कैन सी एयर बबल्स क्रॉसिंग थ्रू द आरसीए जो कि रिलेटिवली थोड़े से इसमें जल्दी क्रॉस कर रहे हैं इसलिए मैंने दूसरी भी लगाई थी कि शायद ये ना बहुत ऑब्वियस हो पिक करना आप लोगों से इसमें जबकि हमें बड़े क्लियरली जो है वो नज़र ये आई होप यू कैन सी दिस एयर बबल नाउ जो कि इस वक्त यहाँ पे एंड यू विल सी कि ये इस वक्त पूरी इस वेसल में से कैसे जो है वो नीचे ट्रैवल कर रहा है और एक्चुअली रनिंग में ये ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था इफ़ यू कैन सी इट्स मूवमेंट थ्रू द कोर्स ऑफ द वेसल दिस इज एन एयर एम्बोलिज्म व्हिच हैज हैपेंड एंड ऑब्वियसली इसमें हम नेक्स्ट जो इंजेक्शन करते तो हो सकता है कि इसमें स्लो फ्लो जो है वो हो चुका हुआ होता सो दैट्स मेन डायग्नोसिस जो है इसमें एंड इसमें की ट्रीटमेंट जो एसेंशियली जो है वो दैट इज़ कि आप यू कैन ट्राई सक्शनिंग आउट द एयर इसके अलावा 100% ऑक्सीजन दें सेलाइन फ्लशेस दें एंड इफ नीड बी तो आप नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं या किसी किस्म का वेजोडाइलेटर दे सकते हैं बट three things that work the best are suctioning of the air 100% oxygen and saline flushes to push the air as deep as you can as far as you can तो जहाँ भी उसने जो obstruction की हुई है उसको वो वहाँ से हटाए so this is an the second very common occurrence in the exam ISR बहुत ज़्यादा पूछा जाता है air embolism भी sort of comes हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर चले moving on so we have a 34-year-old male patient presented with exertional angina we did his ETT and ETT came out to be positive so we obviously took him for a coronary angiogram when we did the coronary angiogram so this is one of the views that we have so I want you to identify the view and give me the finding the diagnosis and the treatment. Okay, your time starts now.
1 minute up. $30 left. Two minutes up. जी डॉक्टर नूर प्लीज बताइएगा. So basically, this is a very simple station, but again, commonly asked और simple सा है, but then again FCPS cardiology के अंदर बहुत ज़्यादा complex चीज़ें नहीं आती हैं. So I feel कि simple चीज़ें जो हैं should be on our fingertips. So this guy had obviously exertional angina and his ETT was positive, so we knew that something was going on. And when we did this coronary angiogram, so we can see कि obviously this is a cranial view, लंबी सी vessel आ रही है, which has septal and diagonal branches coming out. So obviously we're talking about the LAD over here. And अगर हम गौर से देखें तो जो हमारा stenosis है, this essentially जो यहाँ पे stenosis आ रहा है और अगले ही फ्रेम में वो नहीं भी आ रहा है. So ये जो dynamics of stenosis है, this is, I'm sure all of you know that this is called myocardial bridging. This happens क्योंकि बेसिकली ये जो coronary arteries हैं ये सारी epicardial arteries होती हैं. They're in the epicardium, they're not part of the myocardium. So कभी कभी कुछ arteries का जो root होता है वो myocardium के अंदर से होता है. Obviously it's a natural sort of a congenital sort of a thing. So जब myocardium जो है वो contract करता है तो it sort of compresses these arteries, and फिर obviously ये जो dynamic stenosis होता है, this causes decreased blood supply in that area और उसकी वजह से सारा ischemia and angina होता है. So we start off with obviously the bestest drug in all forms, in all ways, in all mechanisms, the beta blocker. क्योंकि वो myocardial contractility भी कम करती है, it gives the heart more time, so बहुत तेज तेज जो compression होके इसको बंद कर रही है वो भी नहीं होता. तो decrease chronotropy से, decrease inotropy से, हर तरह से जो है beta blocker is like the key treatment for myocardial bridging. और अगर still बहुत ज़्यादा segment हो जो bridge हो रहा है या नहीं फिर भी symptoms आ रहे हो तो फिर obviously stenting is not an option. So the only viable option is कि surgically इसको myocardium से थोड़ा सा बाहर निकाला जाए और इसको relieve किया जाए उस myocardium से जो इसको बार बार compress कर रहा है. But usually in my practice I've seen कि बहुत सारे patients जो हैं beta blockers से बड़ा अच्छा respond करते हैं. So that is that. चलें जी. So basically next I'm going to show you a procedure बड़ा straightforward है again, but this is a classical example of what I said before the start of the session कि maybe आप इसे first instant में pick कर लें कि हो क्या रहा है, but then again you see कि जो 10 नंबर हैं जो question के कि आपने इसकी indications बतानी है, contraindications बतानी है, complications बतानी है. Obviously these are very important and you have to get those 10 marks वरना there's no point. Okay, so time starts now.
30-second left. टू मिनट अप जी डॉक्टर नूर। जी तो लाइक आपको इनिशियली वो थोड़ा सा एक इमेज मैंने उसका रहने दिया था जस्ट टू गिव यू व्यू के बड़ी कैल्सिफाइड सी वेसल्स हैं एंड ठीक है फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने नहीं देखा हो तो मतलब आप इसे ज़रूर देख लें बिकॉज इट्स समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अगर एफसीपीएस कार्डियोलॉजी एग्जाम दे रहे हैं that this device is called a rotablator, basically rotational atherectomy device है. It's used essentially calcified lesions को जो है वो हम या तो debulking करते हैं उस कैल्शियम की या फिर वेसल मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ी सी क्योंकि ऑब्वियसली आपको यू नो जब हाई कैल्सिफाइड जो है वेसल्स हैं उनमें ballooning and stenting is obviously not possible because of the high calcium load. So we have atherectomy devices जिसमें से this is which is fairly available in different centers throughout Pakistan. So iski essentially indications आपको आनी चाहिए that obviously if we have a native vessel which is calcified जिसमें आपकी initial ballooning or stenting जो है is difficult, so these are the vessels we take as where rotablation is indicated. Contraindications are very important. इस question में major marks हैं वो contraindications हैं which you must know कि और उसको थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑब्वियसली वी नो कि जब भी हम रोटेशनल एथेरेक्टमी करते हैं तो ये जो सारा डेब्री जो निकलेगा ये निकल के आगे जाएगा ना ऑब्वियसली आगे जाके फर्दर डिस्टल चैनल्स को बंद कराएगा. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जहाँ भी रोटेशनल एथेरेक्टमी कर रहे हैं तो पेशेंट का एक तो पहली बात है कि इट शुडंट बी द सोल रिमेनिंग वेसल की सारी सर्कुलेशन इसी पे डिपेंडेंट हो. तो जब आप इसको फर्दर को इंटरवीन करेंगे तो बाकी सर्कुलेशन इस पे डिपेंडेंट है तो ये हैम्पर होता कि आगे डिस्टल चैनल्स तो जो बाकी कोलैटरल्स निकल रहे हैं वो बंद हो जाए. सो ये याद रखें कि जब भी कोई ये सोल रिमेनिंग वेसल है तो उसमें आप ऐसा प्रोसीजर ना करें. सेकेंडली ये है कि ग्राफ्ट में ना करें क्योंकि ग्राफ्ट ऑब्वियसली थोड़े से वीकर होते हैं. दे डोंट हैव जो वीनस ग्राफ्ट हैं सेफनस वीनस ग्राफ्ट के अंदर जो है इट कैन मतलब परफोरेशन का चांस बढ़ जाएगा. सो ऑब्वियसली वहाँ ना करें. सिमिलरली जब भी ये होगा तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टल एम्बलाइजेशन होगी. प्रेशर हो सकता है फॉल करें. सो किसी सिवियर एलवी डिसफंक्शन के पेशेंट में ना करें जिसमें ऑलरेडी चेस्ट फ्रैक्शन 30% से कम है ऑलरेडी प्रेशर लोअर साइड में है. सो इस प्रोसीजर के दौरान जो वो ज़रा सी भी हाइपोटेंशन होगी वो पेशेंट को क्रैश ना करते. तो ऑब्वियसली फिर उसमें ये थोड़ा सा अवॉइड करना है हमने. अगर ऑलरेडी आपने कोई उसमें इंटरवेंशन की थी बलूनिंग करने की कोशिश की थी और डिसेक्शन हो गई थी तो फिर अभी ना करें. गिव दिस वेसल टाइम टू हील एंड देन डू इट बिकॉज दीज डिसेक्शंस कैन इजीली बी क्रिएटेड इनटू परफोरेशंस. चौथी चीज़ यही है कि जैसे ये सारा सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करो तो उसमें थ्रोम्बस की प्रेजेंस में जैसे प्राइमरी की सेटिंग है हाई थ्रोम्बस बर्डन है तो उसमें कोशिश करें ना करें बिकॉज दिस थ्रोम्बस इज गोना गो अवे एंड ब्लॉक ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर डिस्टल सर्कुलेशंस. तो उसमें ना करें. These are the major contraindications and obviously complications जो हैं उसमें यही है कि essentially कि आपका जो बर है if you have an inexperienced operators तो और वो सही तरह if you've noticed कि इसको move और operate करने का जो तरीका है this is something called a pecking motion जिसमें हम rotablation में आगे लेके जाते हैं पीछे लेके आते हैं. So there's a parking place which we know is safe. We take the rotablator, we bring it back. And while this action is happening, ये आपकी almost 60-80,000 revolutions पे ये जो है ना ये turn कर रहा होता है. So while we are doing this movement, this thing is obviously rotating at 60,000 revolutions per minute. And then जब वो parking position पे आता है तो then we stop its revolutions. तो हो ये सकता है कि आप inexperienced हैं आपने कहीं इस ऐसी डिस्टल जगह पे जाके हाई कैल्शियम के अंदर जाके रोटेशन छोड़ दिए. सो वन कॉम्प्लिकेशन इज दैट दिस बर कैन गेट स्टक ओवर देयर. सो इट इज अ फेयरली नॉट एन अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन व्हिच कैन हैपन कि आप रोटा बर स्टक करा सकते हैं हाई कैल्शियम लोड के अंदर.
सेकंड ऑब्वियसली ये है कि अगर आप बहुत ही एंगुलेटेड उसके अंदर कर रहे हैं तो यू कैन कॉज परफोरेशंस एज वेल। वैसे तो ये प्रेफरेंशियल कैल्शियम को ही कट करता है, लेकिन कभी कभी इफ़ यू कैन, अगेन वही बात है कि इफ़ यू डिफाई द एसओपीज जो किसी भी प्रोसीजर के हैं, तो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इज कि इसमें परफोरेशंस हो सकती हैं, तो you have to be a bit careful. So these are essentially the indications, the contraindications, and the two main complications which can happen with root operator. So that's about that. Moving on, we have so फिर आपको टोक के अंदर इस तरह के स्टेशंस आ सकते हैं जिसमें you have to use the scenario a bit. The angiogram might not give it away as it is, so you have to keep your mind open. This is a very fairly common scenario जो कि आपको हर तरह के एग्जाम में आ सकता है, रिटन में, एमसीक्यू में, टोक्स में, whatsoever. So we have a 36-year-old pregnant female patient who's presented with chest pain. The EKG done showed ST elevations in the anterior lead, so we made a diagnosis of anterior wall ST elevation MI, and obviously we took her for an angiogram, and then we did the angiogram, and this is what we saw. So you have to tell me कि findings क्या हैं, and what's your diagnosis, and what is the management. Okay ji, so your time starts now. Actually, I was devoid of all my previous material, so I had to collect all this कुछ 2-3 घंटे में for this class, तो इसलिए बहुत high quality videos नहीं है, but this is the best I could do for in And it is enough to give an idea. और एक दौर था जब एग्जाम देके सब बच्चे आते हुए कहते सर समझ नहीं आ रहा था, ईसीजी क्लियर नहीं है और फलानी चीज़ क्लियर नहीं है, फलानी चीज़ क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक आधा क्लिप ऐसा भी आ सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें. you can end up in an exam having something which is not very clear. So this is an angiogram which might be tricky. मतलब अगर आप इसे पिक करते हो तो that's good. नहीं करते तो कम से कम एटलीस्ट मैंने इसीलिए इसका सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा बनाया है कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि क्या बात हो रही है. Okay जी, 30 सेकंड लेफ्ट. And I'm sure कि if you get this in an exam, so it will be a bit more clear. टू मिनट up. जी डॉक्टर नूर. So basically, we had a female who's a young female who's sort of presented with anterior wall myocardial infarction. So इसमें मैं आपको क्योंकि we had anterior wall myocardial infarction, तो obviously it's a big hint कि मसला LED में ही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मैंने वो anterior wall MI का दे दिया था hint, क्योंकि फाइंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें. So it's a sort of an areocranial projection जिसमें हमें LED essentially जो है वो नज़र आ रही है. And चूँकि we want you to focus on the LED, so if you focus on this area जो है, you can see obviously थोड़ा सा एक crater sort of हमें नज़र आ रहा है. There's no obvious stenosis, the flow is fine, we have a TME3 flow, but obviously we have this crater जो कि हमें running में भी can appreciate कि LED में this dye is sort of staying over here. And there is something that's going on which is not a very obvious stenosis. So something which is not a very obvious stenosis
is sort of looking like a crater, and there is a resolution मत के die stay करी है वहाँ पे. So all these things theoretically add up to अगर interactive होता तो बहुत अच्छा होता है इस वक्त, but obviously नहीं है. So this all add up to a dissection. So this is a spontaneous coronary artery dissection in a pregnant female, which can happen in pregnancy, obviously because of all the progesterone and everything. थोड़ा सा myocardial बल्कि सारी जो vascular है वो they're more prone to injuries. So aortic dissections हो सकती हैं spontaneous, जिसकी वजह से अमूमन अगर aortic dissection हो तो फिर RC is the most common vessel involved, वरना directly coronary artery भी dissect कर सकती है. And I've seen कि this is a very common scenario जो कि आपकी theory में भी आ रहा है, MCQs में भी आ रहा है, and definitely talks के अंदर भी आ सकता है. So this is a spontaneous coronary artery dissection of the LAD which we've seen, and obviously this is the finding, this is the diagnosis and management. Dissections की यही है कि it all depends whether they are flow limiting dissections or not. Simple dissections can be left as it is with just anticoagulation, but obviously if we see that there is some sort of flow hampering, so it's best कि फिर उस vessel को, उस section को, उस segment को stent कर देते हैं. That's the safest way to go, because dissections can culminate into further flow obstruction. So moving on, no scenarios needed for this सेशन, जो कि आपको एग्जैक्टली इस तरह भी होगा. आपको हर टोक्स के स्टेशन के साथ सिनेरियो नहीं मिलेगा. सो कुछ में आपको सिनेरियोज मिलेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जैसे ये हैं, और उसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे होंगे कि जी व्हाट इज द फाइंडिंग, व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट. So essentially all the marks will be focusing on the management in this scenario. So your time starts now. Sorry. Two minute up. जी डॉक्टर नूर. ठीक है जी. So basically in the first video you can see that it's a very diffusely diseased right coronary artery which seems to be engaged with an implant catheter, and we have disease ranging from the proximal segments where distal pretty severe disease है. And in the second vessel we can see that all this disease does seem to be straightened out, so obviously with the stent. So the vessel seems to be stented, we have a coronary wire in place, but obviously ये सारी आपकी findings हो जाएंगी. And इसमें जो most important चीज़ आपको दिखाई हुई है
तो ये है कि देयर इज एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ डाई जो कि स्टेंटेड पोर्शन में से नजर आ रही है. ऑब्वियसली स्टेंटेड द पोर्शन एंड इट्स नॉर्मल के थोड़ा सा पोस्ट डायलेशन करते हुए थोड़ा सा obviously enthusiastic थोड़ी सी अप्रोच रही. एंड we have this dye extravasating from this vessel and into the pericardium space, and so this is a perforation obviously. And next is the management hai, which is going to be the key. So again, this is the portion which I would have loved ke log isko answer karte. So the key steps in the management of a perforation is to start off with, obviously, as you all know, yeah, you must know कि जब भी हम कोई coronary procedure कर रहे होते हैं तो we have uh, obvious an appropriate anticoagulation going on, because we have all this foreign material inside the coronaries, inside the body, which is obviously any foreign material is prone to coagulation and thrombosis. Obviously valves के आप example ले लें, we whenever we put the valves, obviously put them on anticoagulation long term, because कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो obviously उसमें thrombus बन जाएगा. So we keep an obvious anticoagulation and antithrombotics. We have all those going on. So जब भी perforation होगी, obviously the first and foremost step will be to reverse that anticoagulation. So while a perforation में ये कि सारी चीजें side by side हो रही होती हैं. It's not something कि आपने पहले एक चीज करनी दूसरी करनी. So you put your staff nurses कि जी आप just reverse that anticoagulation. अगर आप heparin दे रहे हैं तो get a protamine and everything. So start reversing that anticoagulation ताकि कहीं ना कहीं natural body को chance मिले इसको बंद करने का. Second thing is कि this fluid, this dye, उसको further dye देना बंद करें उसमें. Obviously all जितना आप उसको जोर लगा रहे हैं ये सारा निकल के पेरिकार्डियम में जा रहा है, और पेरिकार्डियम में जाएगा तो this is going to make the patient crash. जितना ज़्यादा फ्लूइड उसमें बाहर भेजेंगे, जितना ज़्यादा ब्लड बाहर जाएगा, ऑब्वियसली वो पेरिकार्डियम में है, एंड इट्स गोइंग टू स्टॉप द हार्ट फ्रॉम कंट्रैक्टिंग, फ्रॉम रिलैक्सिंग, क्योंकि जितना it will lead to a situation which we obviously know as pericardial tamponade. So क्योंकि as you all know कि pericardial effusions massive are only tolerable if done with overtime. Quickly जब भी pericardium में fluid होगा तो heart does not deal well with it, and it will lead to a pericardial tamponade sort of situation. So you urgently need to get an echocardiogram and see के क्या situation है heart की, whether उसकी diastolic collapse आना start हो गया कि नहीं, and if there is, we urgently need to get a needle in the pericardium and put a pigtail catheter in and start draining it. So these are the most two crucial steps whenever a perforation happens. Number one is to start reversal of anticoagulation, and number two is get an echocardiogram, see tamponade हो रहा है कि नहीं, get a needle in, get a catheter in, start draining that fluid from the pericardium. अब जो भी निकल रहा है, it has a way of going out. So now you have time to breathe. Third thing is कि सिर्फ take a balloon in and वहाँ balloon inflate कर दें periodically, ताकि उसकी वजह से वो एक समझ लें कोई भी चीज़ अगर हो जाती तो it sort of pushes that vessel against, अगर stent है तो और भी थोड़ा सा फायदा है कि वो उसको बंद करने का चांस है. And अगर still balloon tamponade से नहीं बंद होता, then you get a coated stent, because obviously you know कि जो भी हम stents use करते हैं they're basically mesh stents. They just studs उनके open होते हैं, and it's just a metal key, it's mesh work, so it's not a coated stent. So we get a PTFE coated stent, put a covered stent in, obviously वो उसको block करता है because it's coated, तो it sort of gives it new coating, तो वो कर देगा. And still अगर आपके पास वो available नहीं है, वो जा नहीं रहा, deploy नहीं हो रहा, already you have a stent, तो उसके अंदर दूसरा stent नहीं जा रहा, and you're stuck, तो फिर last option is to get a surgery done. So these are all the possible options when we have a perforation going on, and obviously उसको side by side again जो third end पे हो रहा है to start replacing. ये जितना भी blood जाया हो रहा है जो बाहर पेरिकार्डियम से निकल रहा है वो पिक्टेल से आप ड्रेन कर रहे हैं. So the point is to refill the intravascular volume. साथ get your crystalloid, get your colloids, get a blood bag coming in, and उस blood को replace करें. And
जो ब्लड आप एक्चुअली पिगटेल से निकाल रहे हैं उसी को वापस डालें, ऑटो ट्रांसफ्यूजन करें, बेस्ट है वो। क्योंकि अभी आप ब्लड अरेंज करेंगे कहाँ से करेंगे, तो बेहतर है कि जो आप ड्रेन कर रहे हैं उसी का ब्लड है पेशेंट का, उसी में वापस डालें, ऑटो ट्रांसफ्यूजन। सो दिस ब्रिंग्स टू माय लास्ट सेशन। इसको डिस्कस करके फिर जितने हमने किए हैं उसमें मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जो कि मेरे सिनेरियोज में फिट नहीं हो रही थी। So I'll just discuss that briefly. Like I'll just take 5 more minutes after this is done. So moving on to my last station, just have to tell me what is the procedure that's going on. इसके advantages क्या हैं, इसकी limitations क्या हैं? So your time starts now. Thirty seconds left. Two minutes up. जी डॉक्टर नूर। चलें तो मैं बेसिकली इसको भी इंक्लूड करना चाह रहा था, खास तौर पे क्योंकि मैं आपको रोटाब्लेटर दिखा रहा था, तो दिस इज अनदर थिंग दैट सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक अ रोटाब्लेटर। सो बट ये है कि अगर आप इसको देखें तो वो थोड़ा सा पॉइंटेड है, जबकि दिस जस्ट इज यूनिफॉर्म इन इट्स entire length. So this is basically an intravascular ultrasound which we call as IVUS. एंड अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये मोस्ट प्रोबब्ली कहाँ का एनालाइज कर रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल ही गाइड के स्टार्ट में इसको रख के हमने, सो व्हाट वी डू विद एन आइवस इज कि वी प्लेस इट एट अ डिस्टल पॉइंट, जो भी हम लीजन असेस करना चाह रहे हैं उसके डिस्टल पे उसको रख देते हैं, एंड देन वी ग्रेजुअली पुल इट एंड वो सारे एरिया को जो है उसको एनालाइज कर लेते हैं, एंड व्हेन वी लुक इट ऑन द मशीन एंड वी सी कि उस जगह का इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कैसा था। There can be so many reasons that you want to do an IVUS. अगर कोई लेफ्ट मेन है, जैसे कि इस केस में मोस्ट लाइकली लग ऐसे ही रहा है कि लेफ्ट मेन को ये असेस करना चाह रहे थे, क्योंकि वी सी वायर्स बेसिकली इन बोथ द वेसल्स, प्रोबब्ली सर्क और एलईडी दोनों को वायर किया गया है, और लेफ्ट मेन को ही असेस कर रहे हैं प्रोबब्ली कि उसका जो लीगन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कैपिच की तरफ रेफर करना है कि नहीं पेशेंट को। दिस इज प्रोबब्ली व्हाट हैज हैपेंड in this scenario. So लेफ्ट मेन की असेसमेंट हो सकती है, आपकी कोई मॉडरेट लीजन्स हैं उनकी असेसमेंट हो सकती है टू सी इफ देयर एक्चुअली दे सीम टाइट और नॉट,
अगर कोई ISR हो गया तो उसका मैकेनिज्म देखने के लिए आप देख सकते हैं। आप स्टेंट्स को ऑप्टिमली प्लेस करने के लिए देख सकते हैं, और वंस यू प्लेस द स्टेंट्स आप उनकी ऑप्टिमल एक्सपेंशन को देख सकते हैं, उनकी ऑप्टिमल ऑपोजिशन को देख सकते हैं कि वेदर जो है वो स्टेंट्स अच्छी तरह एक्सपेंडेड है कि नहीं, ऑप्टिमली प्लेस्ड है कि नहीं। अगर ISR हो गया तो उसमें भी देख सकते हैं कि क्या अंडर एक्सपेंशन रीजन था या स्टेंट फ्रैक्चर था। there can be so many reasons which can be there, and obviously limitations इसकी क्या हैं, और इसका एक्चुअली जो क्वेश्चन बनता है वो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि डॉक्टर इस्लाम आपको OCT दिखाएंगे, इसलिए मैंने इसको बड़ा OCT से कंपेयर एक्चुअली नहीं किया था अभी। तो इसका जो ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है वो ऑब्वियस कंपैरिजन बनता है OCT से, जो ऑप्टिकल टोमोग्राफी है। उसमें ये है कि वी हैव मच क्लियरर इमेज, हमें इंट्रावैस्कुलर इमेज बहुत क्लियर नज़र आता है, बट उसकी डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छी नहीं है। सो अगर हमने डेप्थ देखनी है तो उसमें आईवेस जो है वो बेहतर है, और उसमें ऑब्वियसली हमें एक क्लियर रखनी पड़ती है, ब्लड फ्री रखना पड़ता है जोन, जबकि इसमें नहीं है। वी कैन जस्ट मूव इट एंड जस्ट ब्रिंग इट बैक, एंड सो इसकी लिमिटेशन ये है कि इट्स सॉर्ट ऑफ not very clear, थोड़ा सा vague है, and obviously एक operator need to be well versed with all the different frequencies of the shadows that you see as compared to OCT, जो कि markedly आपको intravascular images बहुत clear दिखाता है, और ये है। So that's that. These are basically all 7 of the very common stations that I feel के हमें talks के अंदर आते हैं। बट इनके जो क्वेश्चंस हैं दे कैन बी वेरिएबल। जैसे मैं आईवेस की बात कर रहा हूँ, सो आईवेस अगर आता है तो आप OCT से कंपैरिजन इसके आ सकते हैं। जैसे मैंने डिसेक्शन की बात की, तो चूंकि हमारा सिनेरियो और था, आपको डिसेक्शन की टाइप्स आ सकती हैं। सो जस्ट वांटेड टू पुट दैट एंड जस्ट शो यू के डिसेक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जिसकी टाइप 1 है कि एक्स्ट्राल्यूमिनल क्रेटर बन जाता है, जो कि एक्चुअली व्हिच जस्ट लुक्स लाइक टाइप 3 डिसेक्शन जो है, जिसमें बेसिकली एक्स्ट्राविजेशन नहीं हो रही होती। 2 इज की मायोकार्डियल सिर्फ ब्लशिंग हो रही होती है, और 3 इज की जिसमें कॉन्ट्रास्ट फिलिंग हो रही होती है, जो कि हमने आज इस स्टेशन में देखा। सो बेसिकली वी सॉ टाइप 3 sort of perforation, and obviously इसकी जो reasons हैं वो यही कि aggressive wire या catheter manipulation, balloon या stent oversize आपने ले लिया है, या फिर again atherectomy कर रहे थे, जैसे rotablation कर रहे थे, तो उसकी वजह से हो जाए तो obviously you call for a pericardiocentesis kit and echo, don't wait. You give a crystallite bolus, you hang your vaso pressure of choice, covered stents आपके पास होने चाहिए, and reverse the anticoagulation obviously. This is a table of the types of dissections that we see. ये आपको सारा आना चाहिए for your theory and for your talks and everything. One is just luminal haziness हमें नजर आ रही है. Type B is linear dissection है, जिसमें parallel tracks और double lumen बन जाता है. So this is there is no presence of dye. Type C is के extra luminal हमें staining नजर आती है. So basically what we saw in the video that I showed you, जिसमें spontaneous LED की dissection थी, it was a type C dissection जिसमें basically थोड़ी सी extra luminal cap of dye नजर आ रही थी. Type 4 is a spiral dissection. Type E is जिसमें persistently एक filling defect आ जाता है, and type F is a complete dissection जिसमें completely artery occlude हो जाती है. तो सिमिलरली ISR की आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछे, उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which is the types of ISR. तो बेसिकली ISR का जो टाइप 1 है, that is a focal ISR, और उसके फर्दर 4 डिविजन्स हैं कि 1A is articulation gap, 2 स्टेंट्स के बीच में ISR हो जाए, 1B is के स्टेंट के मार्जिन पे हो जाए, C is के उसके सेंटर में हो जाए, D is के मल्टीफोकल हो. बट ये सारे फोकल जो हैं ISR टाइप 1 के, दे आर लेस देन 10 मिलीमीटर. अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर वो डिफ्यूज में चली जाती है सिचुएशन, और डिफ्यूज फर्दर 3 तरह के हैं. टाइप 2, 3 एंड 4 जो हैं वो सारे 10 mm से ज़्यादा हैं, लेकिन 2 के अंदर जो है वो स्टेंट की मार्जिन के अंदर ही ISR होगा. फोकल में बस 10 mm का था और इसमें 10 mm से बड़ा है, बट स्टेंट के अंदर ही रहेगा. टाइप 3 इज कि वो स्टेंट से भी बाहर आया, सारा अब निकल रहा है, स्टेंट के अंदर भी है स्नोसिस और बाहर भी हो रहा है. एंड टाइप 4 इसकी कंप्लीटली टोटल ओक्लूजन हो गई है.
सो ये ISR से कुछ रिलेटेड एक फ़र्क क्लासिफिकेशन थी, ये भी आपसे बड़ा कॉमनली उसी सिनेरियो के अंदर डाल के पूछी जा सकती है, या एटलीस्ट ये पूछा जा सकता है कि जो आपको दिखाया उसमें कौन सा टाइप ऑफ ISR है। तो अगेन वो आपको आता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। So this is about it for this session. I hope I've covered some common things, and if any of this comes in your exam, so that will be that will make me very happy कि अगर आज के सेशन से आप में से लोगों को किसी को कोई फ़ायदा हो जाता है। I've tried कि common stations को डिस्कस करें जो एग्जाम में जिनकी आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, and I hope कि we've gone over some basic things. तो बाकी if there are any questions जो हैं वो डॉक्टर हसीब अगर आप if there anything that needs to be discussed. जी डॉक्टर नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूर, कैन यू टर्न ऑफ द शेयर स्क्रीन? थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर। डॉक्टर अरसलान हमारे पास थे, लेकिन उनका मुझे मैसेज आया कि कोई इमरजेंसी आई, हॉस्पिटल से कॉल आई, तो ही हैज़ टू गो। तो उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूर, आपका भी शुक्रिया। क्वेश्चंस आई थिंक कुछ हैं जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं जो उनके जनरल क्वेश्चंस हैं। सो आई हैव टू गो बैक टू द चैट एंड आई हैव टू सर्च ऑल द क्वेश्चंस। लाइक एक क्वेश्चन था कि ये स्टेंट एक्सपेंशन और ऑपोजिशन में क्या फ़र्क है? अच्छा, आई डू नॉट नो कि इसका टॉक्सिसिटी ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन आई थिंक इट विल बी बेटर अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो। बिल्कुल सकते हैं, अच्छी बात है। ऐसे जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो तो आई लव टू आंसर, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाता है तो देयर इज नथिंग। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जब पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को याद कम करना पड़े और समझ जाएं, तो फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। स्टेंट एक्सपेंशन और ऑपोजिशन में क्या फ़र्क है? देखें, एक स्टेंट है वो से उसकी जो प्रपोज डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपने ऑब्वियसली सबने कैथ लैब में काम किया है, कंपल्सरी था ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग में, तो आपने देखा होगा कि स्टेंट्स आपके पास अनएक्सपेंडेड आते हैं। मतलब स्टेंट्स बिल्कुल ही बलून के ऊपर जो है वो बलून के ऊपर रैप्ड होते हैं, बलून अनइन्फ्लेटेड होता है। सो बेसिकली वो 1 mm से भी कम के सारा डायमीटर प्रॉब्ली होता है उनका। तो जब आप उनको अंदर ले जाते हैं और आप अपनी इन्फ्लेशन डिवाइस से उनको एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टैंड अपना एक्सपैंड होता है। आप उसको जहाँ तक उसकी लिमिटेशन है वहाँ तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे जाके स्टैंड फ्रैक्चर हो जाएगा। स्टैंड मैन्युफैक्चरर उन्होंने लिखा होता है कि इसका बलून प्रेशर क्या है और इसका बर्स्ट प्रेशर क्या है, इसका ऑप्टिमल प्रेशर क्या है। दैट मीन्स के जो 3 mm है इसको आप इतने प्रेशर पे करेंगे, से 12 पे, कुछ का 12 है, कुछ का 11 है, कुछ का 14 है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट उन्होंने लेबल्स किए होते हैं। तो आप उसको 12 एटमॉस्फेयर्स पे लेके जाएंगे तो ये 3 mm बन जाएगा। अच्छे स्टैंड्स जितने भी हैं उनमें तकरीबन एटलीस्ट 1 mm की एक्सपेंशन है। पुराने स्टैंड पे 0.5 mm की होती थी, तो आप 3 mm के स्टैंड को 4 mm तक भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि एक्सपेंशन की। अपोजिशन का क्या मतलब है? बेसिकली हमारे पास कोई बहुत एग्जैक्ट टूल्स तो नहीं है, शायद QCA के सॉफ्टवेयर के जो मशीन्स में होता है, दैट्स नॉट वेरी एग्जैक्ट एज वेल। तो बेसिकली हम तो गाइड से मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब एक बंदा है, उसका 30-35 साल का कैथ में एक्सपीरियंस है, वो किसी और तरह देख रहा है। आपका शायद अभी पहला महीना है, दूसरा महीना है कैथ में, आपको ऑब्वियसली वो विजन नहीं है, वो नज़र नहीं है। आपने 4 mm की वेसल को समझा कि ये 2.5 mm की वेसल है, आपने उसमें 2.5 का स्टैंड डाल दिया और 2.5 के स्टैंड को आपने एक्सपैंड कर दिया 2.5 पे, 2.5 तक ऑप्टिमली एक्सपैंड कर दिया, बल्कि 3 तक आपने इसको एक्सपैंड कर दिया, लेकिन वेसल 4 की थी। सो वो स्टैंड अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे तो पहुंच गया, लेकिन वेसल को फिर भी सही तरह जाके उसने अपोज नहीं किया। मतलब वो वेसल थी ही 4 की। आप से इमेजिन करें कि ये वेसल है और ये स्टैंड पूरा भी एक्सपैंड होके यहाँ तक उसको आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा, ऐसे ही रह गया, क्योंकि आपने जो साइज था वो ही गलत लिया। सो इसलिए वो अपोज नहीं होगा, एक्सपैंड हो जाएगा पूरा लेकिन अपोज नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड अपोज। ठीक है डॉक्टर, आई थिंक आई विल ट्राई टू, मेरे ख्याल है इसको सम अप करके क्लोज ऑफ कर देते हैं। एनी लास्ट एडवाइस बिफोर गोइंग इनटू द टॉक्स
रियल एग्जाम? मैं आपको लास्ट एडवाइस एक ही दूंगा कि प्लीज 50,000 टॉक्स देखने की कोशिश ना करें। मतलब सही। मैं खुद एग्जाम दे रहा था तो आई वाज मतलब अब मुझे को 2,000 2500 कुछ चीजें ला के देखो 10 GB की डाटा इकट्ठा हो गया और उससे भी और आ ही जा रहा था, ये भी करना है वो भी करना है, ये उसका डाटा ये भी कर लें वो भी कर लें, प्लीज ये सब ना, कोई फायदा नहीं ग्रेट। है। आप एक काम करें, आपसे पिछले 3 सेशंस में जिन लोगों ने एग्जाम दिया ना उनका सर खाएं आधा पौना घंटा और उनसे पूछें कि उन लोगों को क्या आया था। वो स्टेशन पिछले 3 से 4 एग्जाम्स के आपके पास 40 स्टेशन हैं और उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास 40 कैट्स आप इकट्ठी करेंगे ना उसमें से 20 तो कहीं ना कहीं सेम है। तो अल्टीमेटली ले दे के आपके पास 20 से 25 ही निकलेंगी, उनके पॉसिबल क्वेश्चंस करें। 50,000 टॉक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे मुश्किल से मुश्किल चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको आएगी उससे 10 नंबर लेना सीखें। बहुत मुश्किल आपको चीज़ें आएंगी ही नहीं, और अगर एक आध स्टेशन आपको आ जाता है बहुत मुश्किल, उससे 10 नंबर ही जाते हैं ना। अगर आप उस 10 नंबर को लेने के लिए पिछले 90 मार्क्स ड्रॉप कर देंगे, 90 में से देखें अगर आपने वो थ्योरी अच्छी तरह नहीं की ना और आपने सारे स्टेशन पिक कर लिए, एट बेस्ट आउट ऑफ 10 स्टेशन यू विल बी गेटिंग 30 to 40 मार्क्स। आपके 60 मार्क्स एट स्टेक चले जाएंगे सिर्फ 10 नंबर पिक करने के लिए। सो आप जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, जो कॉमन टॉक्स हैं, उसके हर पॉसिबल क्वेश्चन करें, लेकिन ये 50,000 टॉक्स देखने की कोई टाइम वेस्ट ना करें। एग्रीड। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर नूर। आपने जो है ना वो सारी बातों की जो है ना एक बात करके बयान कर दी है। और बाकी एंग्जाइटी इतनी होती है स्टूडेंट्स के अंदर, वो कहते हैं यहाँ से भी डाटा पकड़ लें, वहाँ से डाटा पकड़ लें, ये भी डाटा देख लें, वो भी बेटा डाटा देख पढ़ने लें। में इतना टाइम ज़ाया हो जाता है और तो वो पढ़ने का दिल भी नहीं करता। सारी मेहनत डेटा कलेक्शन में लग जाती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जनाब और इस राय को अपने पल्ले बांध दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर नूर? हाँ, और एक लास्ट चीज़ ये है, अगेन मैं हर टॉक्स के क्लास में कहता हूँ, टॉक्स की प्लीज़ घर बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करें। 3 मिनट्स बहुत थोड़ा टाइम है, नहीं वहाँ पे आपसे सारा कुछ लिखा जाता है जो आप सब लिखना चाह रहे होते हैं। उसको कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह से लिखें ताकि आपको आदत हो 3 मिनट्स में वो स्टेशन पूरा करने की। बस बाकी डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम आपको कॉमन चीज़ों का ही आएगा इंशाल्लाह, और अच्छा हो जाएगा। बैक योरसेल्फ अप, ट्रस्ट योरसेल्फ और काम रहें। दैट्स द की टू पास। बिल्कुल, काम रहना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन अफ़सोस इस बात का कि जो आता हो वो भी हमें मिस हो जाए एंग्ज़ायटी के चक्कर के अंदर। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद दिस नोट मैं एंड करूँगा आज के मॉक सेशन को। आई होप कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे, डॉक्टर नूर की प्रेज़ेंस से। और मेरी तो कार्डिक कैथ की जो रोटेशंस थी मुझे वापस याद आनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर अरसान का बहुत शुक्रिया। नूर भाई थैंक यू सो मच, यू हैव ऑलवेज बीन देयर। स्पेशल थैंक्स टू यू, जब भी मैंने कॉल किया आपने हमेशा यस ही किया, नो नहीं किया। मोस्ट वेलकम जी, इट्स एन ऑनर कि आप हमें बुलाते हैं जी, हम तो नो करेंगे। सर थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स टू हाई नून, उनके रिप्रेजेंटेटिव इब्रार हमारे साथ हैं। इब्रार थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप कि आगे भी आप जो है वो हमारा साथ देंगे। जितने भी रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तान वेलकम के सर, वो आपको दुआएं देंगे। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। गुड आई लक होप टू एवरीवन who's preparing in an exam. गुड लक टू एवरीवन। सो इंशाल्लाह आई होप कि कोई नया सेशन हम आपके लिए अरेंज कर सके मॉक, और उसमें फिर दोबारा हाजिर हो। थैंक यू जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।